क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आप अंदर से खाली होते जा रहे हैं और कोई समझ नहीं पा रहा है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। ये कहानी है सुप्रिया की और शायद आपकी भी। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लैंड की जो है तो हमारा दोस्त, किंतु अगर बिगड़ जाए तो बन जाता है हमारा दुश्मन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की और उससे होने वाली दिक्कतों की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास आपके अपने हेल्थ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुप्रिया एक खुश मिजाज और ऊर्जा से भरपूर लड़की, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी बदल रही थी। अचानक वजन बढ़ना, हर समय थकान, बालों का झड़ना और एक अजीब सी उदासी ने उसे घेर लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तो ये थी कहानी सुप्रिया की। अक्सर हम अपनी थायराइड की रिपोर्ट देखते हैं और हमें दिखता है T3, T4 और TSH। क्या है ये? क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं होगी, हम इस बीमारी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। बस गोली ही खाती रहेंगे और वो गोली की डोज हर महीने बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि है क्या। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले में, हमारी सांस की नली के बिल्कुल सामने एक तितली के आकार की छोटी, लगभग अखरोट के आकार के ग्रंथि होती है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। ये ग्रंथि मुख्य रूप से दो हार्मोन T3 और T4, तो T3 यानी कि ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 यानी कि टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन को रिलीज करती है। हालांकि जो थायराइड है वो T3 कम बनाता है, T4 ज़्यादा बनाता है, क्योंकि सेल जब T4 सेल तक पहुंचता है तो सेल अपने आप में ही लगभग 80% जो है T3 बनाता है, क्योंकि सेल को पता है मुझे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए T3 की आवश्यकता चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि शरीर में इन T3 और T हार्मोन्स का क्या रोल है। आप इन्हें अपने शरीर का मैनेजर समझ सकते हैं। ये जो है मतलब क्या काम करते हैं, तो ये लगभग सारी शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आपके शरीर में ऊर्जा का उपयोग कितना होना चाहिए, कितना तेजी से होगा, कितना धीमी गति से होगा, ये सब इस ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प रोल प्ले करता है। ये हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। ये हमारे पाचन तंत्र को रेगुलेट करता है। ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है। दिमाग के विकास और कामकाज के लिए, खासकर बच्चों में, ये बेहद जरूरी है। ये हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखता है। तो संक्षेप में मैं बात करूं, सिर से लेकर पैर तक शरीर के लगभग हर कोशिका को सही से काम करने के लिए इस हार्मोन्स की, जो ये T3, T4 हार्मोन्स है, इनकी बहुत ही आवश्यकता होती है। T3, T4 में भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सेल को T3 की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है और शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सेल को क्या चाहिए? T3। तो क्या थायराइड ग्रंथि अपनी मर्जी से T3, T4 बनाती है? तो जवाब है नहीं। इसके लिए चार दोस्त, सेल, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड, ये चार लोगों का एक बहुत टीम वर्क रहता है। तो इसको समझते हैं, है ना। तो जो सेल है, जो हमारा सेल है, उसको जब एनर्जी की जरूरत होती है और उसको लगता है कि T3 कम हो रहा है, तो वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, ब्रेन को बोलता है कि मुझे T3 चाहिए। तो ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस है ना, तो ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस जो होता है वो वैसे लगातार पूरे खून में T3, T4 लेवल की जांच करता रहता है कि कहीं कम तो नहीं हो रहा। जैसे ही उसे सेल की आवाज सुनाई देती है या उसे लगता है कि T3 का लेवल कम हो रहा है, तो ये तुरंत एक सिग्नल जो है एक हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक भेजता है, जिसमें जो हाइपोथैलेमस है वो TRH यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। और ये TRH जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि बनाओ, क्या बनाओ? TSH। तो TSH, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है TSH को वहां से रिलीज करती है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का मतलब ही है थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। ये TSH खून के जरिए
थायराइड ग्रंथि तक पहुंचता है और उसे आदेश देता है, चलो काम पे लगो और T3 T4 को बनाना शुरू करो। तो संक्षेप में दिमाग का TSH ही थायराइड ग्रंथि का असली ड्राइवर है। या जब तक TSH वहां से आएगा नहीं तब तक वो T3 T4 को उतना बना नहीं पाते हैं। तो आप समझते हैं कि गड़बड़ कहाँ होती है। तो मान लीजिए किसी कारण से, जैसे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे हैशिमोटो डिसीज है या आयोडीन की कमी है, तो हमारा थायराइड ग्रंथि जो होती है वो सुस्त पड़ जाती है, उसे वो पर्याप्त मात्रा में T3 T4 नहीं बना पाती है। ऊपर से तो सिग्नल आ रहा है लेकिन थायराइड ग्रंथि के अंदर ही डिसऑर्डर है, उसके पास आयोडीन नहीं है या उसे हैशिमोटो डिसीज हो गई है, तो वो प्रॉपर जो है आगे T3 T4 नहीं बना पा रही है। और इसी स्थिति को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। लगभग मोस्टली यही सभी को होता है। अब दिमाग क्या करेगा? जब दिमाग देखेगा कि खून में T3 T4 का लेवल कम हो गया है तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि को और ज़्यादा TSH बनाने का आदेश देगा। दिमाग सोचेगा कि शायद थायराइड ग्रंथि को जगाने के लिए ज़्यादा जोर से चिल्लाना यानी कि ज़्यादा TSH भेजने की ज़रूरत है। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 की वैल्यू कम हो जाती है और TSH की वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है। शुरुआती तौर पे T3 T4 की वैल्यू कम ही, मतलब नॉर्मल भी दिखती है हमें, लेकिन TSH की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई मिलती है। आपकी ब्लड रिपोर्ट में बढ़ा हुआ TSH इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग तो सही काम कर रहा है लेकिन आपका थायराइड ग्लैंड उसके आदेश का पालन नहीं कर पा रहा है। ये तो बात हो गई हाइपोथायरॉयडिज्म की। अब इसका उल्टा सिनेरियो हम जब देखते हैं, सपोज कीजिए, ऐसे मान लीजिए कि आपकी थायराइड ग्रंथि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है ना, तो ऐसा अक्सर ब्रेथ डिसीज में या थायराइड ग्लैंड के अंदर नोड्यूल्स या कैंसर या कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, वो बिना रुके ही ज़रूरत से ज़्यादा T3 T4 हार्मोन बनाने लगती है। इस स्थिति को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ये दो कंडीशंस हो गई, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अब दिमाग को, हाइपरथायरॉयडिज्म में दिमाग को क्या लगेगा? जब दिमाग देखेगा कि खून के अंदर T3 T4 लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो पिट्यूटरी को TSH बनाना बंद करने का, मतलब क्योंकि ऑलरेडी T3 T4 ज़्यादा है तो दिमाग को क्या बोलेगा कि भैया बंद करो अभी TSH को बनाना। तो दिमाग कहेगा कि अभी बंद करो, अभी कम करो, अभी बस करो। तो पहले से ही बहुत ज़्यादा T3 T4 है ना अंदर है, तो हमें अब ज़्यादा TSH शरीर में भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है? T3 T4 की वैल्यूज़ बढ़ी हुई मिलती हैं और TSH की वैल्यू जो होती है हमें कम मिलती है, यह लगभग जीरो के समान हो जाती है। आपकी जो आप रिपोर्ट्स कराते हैं थायराइड की, तो उन ब्लड रिपोर्ट्स में घटा हुआ TSH इस बात का संकेत है कि थायराइड ग्रंथि दिमाग के कंट्रोल से बाहर हो गई है। क्या हो गई है? ये ओवर एक्टिव हो गई है। तो देखा आपने दोस्तों, उम्मीद है अब आप इस पूरे सिस्टम को समझ गए होंगे कि कैसे हमें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और कैसे हमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। कब कब T3 T4 की वैल्यू कम होती है, कब कब इनकी वैल्यू बढ़ती है, कब कब TSH कम हो जाता है, कब कब TSH बढ़ जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो अक्सर मोस्टली लोगों में देखा जाता है, इसमें क्या होता है? शरीर की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो लोगों के अंदर या पेशेंट्स में या जिनको ये दिक्कत होती है उनमें वजन बढ़ना, ज़्यादा थकान लगना, कब्ज, बालों का झड़ना है ना, या बालों का रूखा हो जाना या स्किन का रूखा हो जाना, ठंड ज़्यादा लगना, या जो हमारी मासिक धर्म की अनियमितताएं, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाना जैसी जो होती हैं, जैसा कि सुप्रिया ने को महसूस कर रही थी, अपनी वीडियो में देखा है ना। तो डिप्रेशन हो जाता है, उदासी हो जाती है। और जब
यह ग्रंथि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है ना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है, तो उसे हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है। तो शरीर की जो है शरीर के एक मशीन समझो शरीर को, तो वो तेजी से दौड़ने लगती है। तो क्या हो गया, अचानक वजन कम होना शुरू हो जाता है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, हाथ पैर कांपने लग पड़ते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, बहुत सारा पसीना आता है। तो ये सब बातें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो हम अब बात करते हैं कि थायराइड को संतुलित करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको कौन से आहार पर, खान पीन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि अगर आपको ये दिक्कत है ना, तो आप ऋतु के अनुसार अपने शरीर की शुद्धि यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहले जरूर कराएं, जिसमें आप पंचकर्म में वर्णित विभिन्न पंचकर्म विधाओं के द्वारा कुशल पंचकर्म चिकित्सक की देखरेख में अपने शरीर की शुद्धि कराएं। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत तेजी से जो है वो लाभ होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले पंचकर्म कराएं। अब बात करते हैं कि इस बीमारी हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खाएं। तो आप सबसे पहले जो है साबुत अनाज जैसे कि दलिया हुआ, मिलेट्स हुए, है ना, ब्राउन राइस हुए, इनका जो है वो सेवन कर सकते हैं। दालों की अगर हम बात करें तो मूंग की दाल इसमें सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि ये पचने में सुपाच्य होती है, जल्दी पचती है और अपना थायराइड के लिए काफ़ी अच्छी है। फलों की अगर हम बात करें तो आप सेब ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, ये काफ़ी फायदेमंद है। नारियल का पानी जो है वो थायराइड के पेशेंट्स के लिए अमृत माना जाता है। तो चाहे या कच्चा नारियल का यूज़ करें, नारियल के तेल का यूज़ करें, ये या नारियल के पानी का यूज़ करें, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और काफ़ी अच्छा है। एक धनिए के बीज ना, तो धनिए के बीजों को रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठकर आप उसका पानी पिएं, तो ये भी लाभकारी है। खाने में धनिए का, और वैसे भी आप धनिए को, कच्चे धनिए को भी लें तो ये भी लाभकारी है। आंवला, तो आंवला जो है वो थायराइड ग्लैंड में बहुत ही लाभकारी है। दूध और घी, तो देसी गाय का दूध और घी जो होता है हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करने में बहुत ही लाभकारी होता है। तो थायराइड में भी ये बहुत ही हमें लाभकारी रहता है। अब बात आती है कि क्या ना खाएं, क्या ना खाएं। तो क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे कि कच्ची सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, तो इन सबको कच्चा खाने से, एज ए सलाद इनको खाने से बचें। अगर खाना है तो इनको पका कर खाएं। सोया के उत्पाद जैसे सोयाबीन हुआ, न्यूट्री हुआ, इनको आप ना लें, ये काफ़ी हद तक हमें नुकसान दे सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड हुए जैसे मैदा, चीनी, रिफाइंड, डिब्बाबंद पैक्ड फूड, इन सब से दूरी बनाएं। ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक, है ना, किसी भी मतलब चिल्ड चीज़ें बिल्कुल भी ना लें, ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए एक जहर का काम करती हैं। कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें, कॉफ़ी हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छी नहीं है। मक्की के सेवन से जो है वो हमें बचना चाहिए, तो ये थायराइड के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो आप आयुर्वेद में वर्णित त्रिकटु और काचनार गुगलू, है ना, त्रिकटु के अंदर शॉर्ट मिर्च पीपल है, या और काचनार गुगलू तो किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में ये ले सकते हैं, ये आपको लाभकारी रहेगा। अब जीवन शैली में क्या लाएं, तो योग और प्राणायाम करें। योग में सर्वांग आसन, है ना, ये आसन सीधे थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव डालता है, इसको एक्टिवेट करता है और जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करता है। मत्स्य आसन जिसे हम फिश पोज कहते हैं, ये गले के क्षेत्र में खिंचाव करता है और थायराइड ग्लैंड में के जो इनएक्टिव या हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिविटी है उसको ठीक करता है। उज्जयी प्राणायाम, ये उज्जयी प्राणायाम थायराइड के पेशेंट के लिए लाभकारी है। ये गले में घर्षण के साथ जो है हमारे थायराइड के जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में बहुत ही लाभकारी है। नियमित व्यायाम, कम से कम 30 मिनट तक टहलना, हल्के फुल्के व्यायाम करना, है ना, प्राणायाम, कपालभाति, ये सब क्रियाएं जो हैं आपको करनी चाहिए। तनाव प्रबंधन, मेडिटेशन, स्ट्रेस सबसे बड़ा रोल है हार्मोन के इम्बैलेंस के लिए, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग निद्रा, मेडिटेशन, गहरी सांसें लेना, ये सब आपको जरूर करना चाहिए। पर्याप्त नींद, रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सुप्रिया ने समझा कि थायराइड एक अंत नहीं है बल्कि जीवन का शुरुआत है, एक नई स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत। दवाइयों को छोड़कर या दवाइयों के साथ साथ किस तरह से हम आयुर्वेद, योग और खान पान को
साथ में रखकर अपने इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो सुप्रिया ने तो अपने जीवन को स्वस्थ बनाया। उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रिया से प्रेरणा लेके आप भी अपने जीवन में अनुशासन और एक पॉजिटिव सोच के साथ इस बीमारी को चुनौती देंगे और हम मिल के जो हैं इस बीमारी के साथ लड़ेंगे और निसंदेह हम इस पे जीत हासिल करेंगे। तो ये था एक अद्भुत फीडबैक लूप। तो ये थी कहानी आज के थायराइड ग्लैंड की, सुप्रिया की या उन सभी की जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको थायराइड के ऊपर ये वीडियो अच्छी लगी तो जो भी आपके आसपास या आपके संपर्क में, आपके रिश्तेदारों में जो भी थायराइड से जूझ रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।